एक रात सोने से पहले ज़रा एक बात सोच कर देखिए। आप हर 5-6 महीने में वोट डालने तो जाते ही हैं। कभी लोकसभा के इलेक्शन, कभी विधानसभा के, कभी नगर पालिका के, कभी प्रधान के, तो कभी किसी के वोट डालने जाना ही पड़ता है। हमारे देश में ऐसा कोई साल नहीं जाता जब इस देश में कहीं ना कहीं कोई चुनाव ना हो रहे हो। इसका असर जो है सबसे ज़्यादा आम जनता पर होता है। जनता साल भर नेताओं में ही उलझी रहती है। हर चौराहे पर, सोशल मीडिया पर, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, औरतों से लेकर लड़कियों तक हमेशा नेताओं की ही बातें करते हुए हर तरफ नजर आते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते हैं नेताओं के चक्कर में। खुद के बारे में इंसान सोच ही नहीं पाता। ये नेता हर बार नए प्रोमिसेस लाते हैं, नए पॉलिटिशियंस और नए इलेक्शन कैंपेन करते रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक ही बार में सारे इलेक्शन हो जाएं तो? फिर 5 साल तक देश में कोई इलेक्शन ना हो। जनता भी फ्री हो जाएगी और अपने बारे में बात कर पाएगी, अपने बारे में सोच पाएगी, है कि नहीं? नेता भी फ्री हो जाएंगे, टाइम और पैसा दोनों बचेगा। पर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। का सिंपल सा मतलब ये है कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ करा दिए जाए, पूरे देश में एक ही दिन, एक ही फेज में। यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वाले जो चुनाव होते हैं ना, अलग अलग राज्यों में सब इकट्ठे करा दिए जाएं। इकट्ठे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। मान लीजिए 2029 में पूरे देश में एक ही दिन लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक बार ही वोट डालने जाना पड़ेगा। पूरे सिस्टम में एक बार इलेक्शन की ही तैयारी करनी पड़ेगी और नई सरकार एक ही टाइम पर बन जाएगी। सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इकट्ठे बन जाएंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। अच्छी चीज़ें पहले जाननी चाहिए ना। पहला फायदा है पैसों की बचत। भारत में इलेक्शंस कराने में हर बार हजारों करोड़ों रुपए लगते हैं। अगर एक ही बार में इलेक्शंस हो तो देश का पैसा बचेगा जो विकास में लगाया जा सकता है। अगर पार्टी कम बेईमान हुई तो ठीक है। कम बेईमान क्यों कहा मैंने? ईमानदार पार्टी क्यों नहीं? क्योंकि ईमानदार पार्टी, सच्चा नेता और भूत प्रेत, ये तीनों सिर्फ इंसानों का वहम है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। चिंटू, हम कभी भी अच्छी या बुरी पार्टी को वोट थोड़ी ना देते हैं, बल्कि कम बुरी और ज़्यादा बुरी पार्टी में चुनाव करते हैं पार्टियों का, ठीक है। दूसरा फायदा, हर कुछ महीनों में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें स्कूल बंद होते हैं, पुलिस ड्यूटी इलेक्शन में लग जाती है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं। अगर एक ही बार में इलेक्शन हो तो काम रुकेगा नहीं। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा हाईवे या कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है देश में, ठीक है, लेकिन अगर उसी बीच इलेक्शन आ गए तो सारा काम ठप पड़ जाएगा। सारी पुलिस इलेक्शन में लग जाएगी। सारे मजदूर अपने काम धंधे छोड़कर अपने अपने गांव लौट जाएंगे, अपने अपने शहर लौट जाएंगे वोट डालने के लिए। और भी बहुत सारी रुकावटें आ जाएंगी इससे। तो कुल मिलाकर महीनों तक वो काम रुका ही रहेगा जो हो रहा होगा। तीसरा फायदा, ब्लैक मनी कम होगा। इलेक्शन का मतलब होता है बिना हिसाब वाले पैसों का इस्तेमाल, आंधाधोर। हर बार इलेक्शन का मतलब नए करप्शन के चांसेस। चिंटू, हर इलेक्शन में करोड़ों रुपए का कैश बिना रिसिप्ट के उड़ाया जाता है, जिसे हम और आप ब्लैक मनी कहते हैं। पोस्टर्स, रैलीज, वोट्स खरीदना, सब कुछ में पैसा लगता है। एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर 60,000 करोड़ का अनुमानित खर्चा किया था, ठीक है, जिसमें 50% का सोर्स अननोन है, पता ही नहीं चला। अगर एक ही बार में इलेक्शन हो तो मॉनिटरिंग ईजी हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन एक ही बार में पूरी टीम ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सकता है, ठीक है। चौथा फायदा, गवर्नेंस सुधरेगा। चिंटू, जब हर कुछ महीनों में इलेक्शन होते हैं ना, तो नेता सिर्फ वोट्स के लिए ही काम करते रहते हैं पूरा साल, ना कि पब्लिक के लिए। आजकल नेता सिर्फ अगले चुनाव की तैयारी में ही लगे रहते हैं। आजकल क्या, हमेशा ही हर नेता या पार्टी को चुनाव जीतने के बाद 5 साल का टर्म मिला होता है, ठीक है, लेकिन उसमें 3 साल जो है रैली और कैंपेन में ही निकल जाते हैं। जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन चल रहे होते हैं तब तुमने देखा होगा कि बीजेपी के सेंट्रल मिनिस्टर्स भी वहां कैंपेन में बिजी हो जाते हैं। सेंट्रल मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, देखा होगा तुमने, है कि नहीं, जिससे दूसरे राज्यों एंड सेंट्रल का काम रुक जाता है। यहां पर मैंने बीजेपी का नाम क्यों लिया? क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है और अगर बीजेपी के सेंट्रल मिनिस्टर्स भी यानी कि प्रधानमंत्री तक दूसरे राज्यों में चुनाव में लगे रहेंगे तो देश का काम रुक जाता है। लेकिन अगर एक ही बार चुनाव हो तो नेता 5 साल शांति से काम कर पाएंगे, प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट हो पाएंगे, पॉलिसी डिसीजन में ज्यादा फोकस रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे तो हमने जान लिए, अब जानते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। ये जानना तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। पहला नुकसान है फेडरल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम। इससे हर राज्य की आवाज दब सकती है। कल्पना करो, भारत एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के तरीके है, ठीक है, एक बिल्डिंग मान लो पूरे इंडिया को, और उस फ्लैट का हर एक फ्लोर एक अलग स्टेट है और हर फ्लोर की लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। किसी को पानी की दिक्कत है, किसी को इलेक्ट्रिसिटी की। अब अगर सोसाइटी मीटिंग हो और उस मीटिंग में सिर्फ टॉप फ्लोर वालों की बात सुनी जाए तो बाकी लोगों की समस्या दब जाएंगी, है कि नहीं?
तो बस वैसे ही अगर एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन होंगे तो लोगों का जो फोकस है ना सिर्फ बड़े नेशनल लीडर्स और बड़े इश्यूज पर चला जाएगा, जैसे भारत की इकोनॉमी क्या क्या होगा, पीएम कौन बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बिहार में बाढ़ आई हो या केरला में बारिश से फसल बर्बाद हो गई हो तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं ना इग्नोर हो जाएंगे। और जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज़ हैं जो सिर्फ स्टेट लेवल पे काम करती हैं उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। चारों तरफ रेस में वही छाया रहेगा, नेशनल पार्टी की लहर आएगी और छोटी पार्टीज उसमें बह जाएंगी। दूसरा नुकसान है पॉलिटिकल कन्फ्यूजन का डर। मान लीजिए आपके घर में 5 लोग रहते हैं, ठीक है, और आपने डिसाइड किया कि साल में एक ही बार सबका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा 1 जनवरी को। अब होगा क्या? अब अगर किसी का बर्थडे जून में हो तो क्या उसे 6 महीने तक बर्थडे का इंतजार करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। सेम लॉजिक डेमोक्रेसी पर भी अप्लाई होता है। अगर राजस्थान की सरकार 3 साल में गिर गई और बाकी सब राज्यों के इलेक्शंस तो 5 साल बाद होते हैं, तो क्या उस राज्य में गवर्नर रूल लगेगा या फिर पूरे देश में एक साथ दोबारा इलेक्शन होगा? ये क्लैरिटी अभी किसी के पास नहीं है। ये मॉडल तभी काम करेगा जब हर सरकार 5 साल तक टिकी रहे, जो कि इंडियन पॉलिटिक्स में मुश्किल लगता है। अलायंस टूट जाते हैं, पार्टीज डिवाइड हो जाती हैं, नेता बिक जाते हैं, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ राज्यों में बनी रहती है, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। तीसरा नुकसान, वोटर्स की चॉइस लिमिटेड हो सकती है। कैसे? मान लीजिए आप स्कूल के प्रिंसिपल को वोट दे रहे हैं, ठीक उसी टाइम साइंस के टीचर के भी इलेक्शन चालू हो गए सेम टाइम पर, तो अब आपका ध्यान जो है ना वो सिर्फ प्रिंसिपल के प्रोमिसेस पर होगा, स्कूल की इमेज, बिल्डिंग का डिजाइन, यही सब, ठीक है। साइंस टीचर चाहे जितनी ही मेहनत कर ले उसकी बात आप शायद नोटिस ही ना करें, है कि नहीं? वैसे ही अगर पीएम और सीएम के इलेक्शन एक साथ होंगे तो लोग सिर्फ बड़े बड़े लीडर्स के नाम पर वोट करेंगे, ठीक, जैसे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, ये सब, ठीक है। पर लोकल लीडर्स जो आपके रोड, सड़क, स्कूल, बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे ध्यान कम जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? गलत या इनकम्पेटेंट लोग लोकल लेवल पर जीत जाएंगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी पार्टी सेंट्रल में पावरफुल है। लोग राहुल गांधी के नाम पे वोट देकर चले आएंगे, लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट देकर चले आएंगे, और नीचे जो तुम्हारे स्टेट में है, तुम्हारे जो विधायक हैं, उनको इंसान भूल ही जाएगा। अब जल्दी से सुनो, चौथा नुकसान, कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा। ध्यान से सुनना, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना इतना आसान नहीं है। सोचिए आप अपने घर में नए रूल्स बनाना चाहते हैं, ठीक, जैसे सुबह सब लोग एक साथ उठेंगे, एक साथ ही ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन घर में दादी माँ को 5 बजे उठना पसंद है, ठीक है, आपको 9 बजे उठना पसंद है, आपका छोटा भाई 11 बजे उठता है। अब आप चाहे जितना ट्राई कर लो, बिना सबकी मर्जी के एक रूल अप्लाई करना बहुत मुश्किल है एक ही घर में। वैसे ही 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ेगा। आर्टिकल 83 और 172 के प्रोविजन को ट्वीट करना पड़ेगा, और आपको सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की ही नहीं, हर एक छोटी बड़ी पार्टी की सहमति चाहिए होगी, ठीक, रीजनल पार्टीज, अलायंस, अपोजिशंस, सबकी। तो फिलहाल तो ऐसा लगता है जैसे एक छतरी के नीचे सबको लाना बहुत मुश्किल है। भारत में कई छोटी छोटी रीजनल पार्टीज हैं, जैसे आरजेडी बिहार में, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, टीएमसी वेस्ट बंगाल में, एआईएम हैदराबाद में, शिवसेना महाराष्ट्र में, और भी बहुत सारी पार्टी हैं, नाम नहीं ले तो माफ़ कर देना। इनका बेस लोकल के लोगों के इश्यूज़ पर होता है, ठीक है। अगर नेशनल और स्टेट इलेक्शन एक साथ होंगे तो लोग सिर्फ मोदी या राहुल गांधी जैसे नेताओं को ही याद रखेंगे, ना कि किसी रीजनल पार्टी के नेता को। और जब वोट देने जाएंगे तो नेशनल पार्टी को ही वोट देकर चले जाएंगे, ठीक है, चाहे सड़क का गटर ठीक हुआ हो या ना हो। यही कंफ्यूजन छोटी पार्टीज का सबसे बड़ा डर है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का चैलेंज, इसको भी ध्यान से सुनो। तो ये जो चुनाव होते हैं ना, यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, पूरे देश का चुनाव है। आज भी जब एक स्टेट का चुनाव होता है ना तो 2 महीने पहले से ही प्लानिंग चालू हो जाती है। पुलिस, टीचर्स, सरकारी कर्मचारी सब लग जाते हैं चुनाव में। करोड़ों वोटर्स, लाखों बूथ, पूरा सिस्टम हिल जाता है। अब सोचो, एक साथ 28 राज्य प्लस लोकसभा इलेक्शन। 2019 लोकसभा में 91 करोड़ वोटर्स थे। इलेक्शन कमीशन ने 10 लाख से भी ज़्यादा पोलिंग बूथ्स लगाए थे, ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा स्टाफ लगा था। अब अगर ये सब एक साथ करना हो तो डबल स्टाफ, डबल ईवीएम्स, डबल सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, सबको डबल चाहिए, जो अभी हमारे पास नहीं है। मीडिया भी सिर्फ एक ही नाम दिखाएगा। आज की मीडिया का हाल तुम जानते ही हो, टीवी पर कोई छोटी पार्टी के नेता का नाम नहीं लेता, ठीक है, बस मोदी वर्सेस राहुल ही चलता रहता है, क्योंकि उनसे ब्रांडिंग मिलती है, ठीक है। अगर सारे इलेक्शंस एक साथ होंगे तो पूरी मीडिया सिर्फ नैरेटिव चलाएगी, एक, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे
कि लोकल एमएलए को वोट देना चाहिए या पीएम को। ये सब जो मैंने बताया ना, इसीलिए अपोजिशन पार्टीज इसके खिलाफ थे। वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया पेपर पे तो अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इसे लाना मतलब संविधान हिला देना। नंबर 1, आर्टिकल 83 एंड 172 ये तय करते हैं कि लोकसभा और विधानसभा कितने साल चलेंगी। संविधान के इस रूल को बदलना पड़ेगा ताकि ये सारे चुनाव एक ही वक्त पे खत्म हो सके। नंबर 2, आर्टिकल 356 चिंटू, ये आर्टिकल ये कहता है कि अगर एक स्टेट में गवर्नमेंट गिर जाती है तो प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर 3 साल बाद बिहार में सरकार गिर गई तो क्या फिर से पूरे देश में इलेक्शन करवाओगे, या बिहार को 2 साल बिना चुनाव के ही रहना पड़ेगा, बिना मुख्यमंत्री के ही रहना पड़ेगा? दोनों ऑप्शन कंफ्यूजिंग है ना। इलेक्शन कमीशन अभी एक स्टेट का चुनाव ही बड़ी मुश्किल से करवा पाता है। अगर एक साथ करवाना हो तो बजट डबल, स्टाफ डबल, ट्रेनिंग डबल, इंफ्रास्ट्रक्चर डबल, सब कुछ डबल चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन एक सुंदर आइडिया है। पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, काम रुकेगा नहीं। लेकिन अगर इससे छोटी पार्टीज, रीजनल इश्यूज और लोकल डेवलपमेंट को नुकसान हो तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों, जिन भी लोगों ने मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखा, उन्होंने देश का एक सच्चा नागरिक होने का फर्ज निभाया। कैसे बताऊंगा बाद में, पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, हमारे देश में सिर्फ 2 ही नेशनल पार्टीज हैं, एक कांग्रेस, दूसरी बीजेपी। कोई भी जब नए रूल का आइडिया आता है तो उसके बारे में सोशल मीडिया पर या हर जगह बातचीत होने लगती है। मान लीजिए बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन का रूल लेकर आती है, ठीक, लेकिन कांग्रेस उस रूल के खिलाफ है। और सिर्फ हमारे देश में 2 नेशनल पार्टी ही नहीं है, हमारे देश की जनता भी 2 भागों में बटी हुई है। एक तरफ है बीजेपी के समर्थक, दूसरी तरफ है कांग्रेस के समर्थक। जनता बिना कुछ जाने समझे आपस में ही लड़ने लगती है। कैसे? अगर बीजेपी की कोई नया रूल आती है तो और कांग्रेस वाले उसका विरोध करने लगते हैं, तो बीजेपी के समर्थक कांग्रेस के समर्थकों को गाली देने लगते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थक बीजेपी के समर्थकों को गाली देने लगेंगे, जबकि इस रूल के बारे में डिटेल में किसी को कुछ पता ही नहीं होगा। अगर कांग्रेस ये रूल नहीं लाना चाहती है तो क्यों नहीं लाना चाहती है, ये कांग्रेस के समर्थकों को भी नहीं पता होता, और ना ही भाजपा के समर्थकों को। और बीजेपी ये रूल क्यों हटाना चाहती है या लाना चाहती, जो भी उसके क्या फायदे हैं, ये डिटेलिंग में बीजेपी के समर्थकों को भी नहीं पता होता। अगर फायदे और नुकसान किसी भी नए नियम के पूरी पब्लिक को पता हो तो आपस में लड़ाई होगी ही नहीं। लेकिन अगर दोनों पार्टियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनता के बीच लड़ाई और सोशल मीडिया पर 24 घंटे कमेंटबाजी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे जनता की अटेंशन हमेशा 24 घंटे दोनों पार्टियों की तरफ ही तो बनी रहेगी, चाहे पॉजिटिवली या नेगेटिवली। अगर कांग्रेस के लोग बीजेपी की दिन भर बुराइयां करें तो बीजेपी की ही मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसे कहते हैं डार्क मार्केटिंग। और अगर बीजेपी वाले कांग्रेस के बारे में बुरा कहते रहते हैं दिन भर, तो इससे कांग्रेस की ही मार्केटिंग हो रही है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड ब्लैक मार्केटिंग। इससे होता क्या है, इससे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी के दिमाग में सोते जागते सिर्फ दोनों पार्टियां ही बसी रहेंगी। इसीलिए पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। कोई भी नया नियम लागू होने जा रहा है तो उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये अगर आपको पता होगा तो ही आप एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ या किसी भी नए नियम के खिलाफ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी भी उसके खिलाफ हैं, तो आप एक अच्छे नागरिक नहीं हैं। अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी भी उसके पक्ष में है, तो आप एक अच्छे नागरिक नहीं हैं। अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में अच्छी तरह डिटेलिंग में जानते हैं, उसके बाद जो भी आपका फैसला होगा वही सही होगा, तभी आप एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। इस तरह के जितने भी नियम आगे लागू होने वाले हैं या जिन भी विषयों पर बहस हो चुकी है या होने वाली है, सबके बारे में बस मेरा यही कहना है। क्योंकि हर महीने अपने देश में एक नया ट्रेंड आ ही जाता है। जैसे कुछ दिनों पहले रणबीर इलाहाबादिया वाला, फिर औरंगजेब, फिर वक्फ बोर्ड, फिर अमेरिका ने 26% टैरिफ लगा दिया। अगर एक ही मुद्दा 1 महीने से ज़्यादा चलता रहेगा तो पब्लिक बोर हो जाएगी और उसके पीछे असली सच्चाई पता चलने लगेगी। इसीलिए इससे पहले कि कोई मुद्दा बोरिंग हो जाए, एक नया मुद्दा ला दिया जाता है ताकि पब्लिक बंधी रहे। तो जो भी नया मुद्दा आता है पब्लिक को डिटेलिंग में उसे पता होना चाहिए, ना कि अंधों की तरह चल पड़े भीड़ के पीछे। इसीलिए मैं बड़े से बड़े मुद्दे को बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को बताता हूं, और वो भी उदाहरण के साथ, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर पढ़े लिखे बूढ़े बुजुर्ग अनपढ़ हर किसी को हर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। क्योंकि जागरूक होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पढ़े लिखे ही हों, और ये चीज़ मैं साबित कर दूंगा। बस मेरे वीडियोस देखते रहिए। एक जागरूक देश ही मजबूत बनता है। मिलता हूं ऐसी ही एक और जानकारी के साथ। जय हिंद।